हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में आज हम वैद्युत रसायन शुरू करने वाले हैं। वैद्युत रसायन चैप्टर 3 है, 12th क्लास का चैप्टर है। वैद्युत रसायन को इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। वैद्युत रसायन चैप्टर आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, वैद्युत और रसायन। वैद्युत का नाम सुनते ही हमारे माइंड में करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध, चालकता मतलब रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इन सब की बातें हमारे माइंड में आनी शुरू हो जाती हैं। रसायन से भली भांति परिचित हैं। रसायन का नाम आते ही केमिकल्स रिएक्शंस और रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में हम सोचने लग जाते हैं। तो अब इन दोनों के बारे में हमें एक साथ पढ़ना है। जैसे हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन तब होती है जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। और जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की उनके बीच में आदान प्रदान होना, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ही केमिकल रिएक्शन होती है। बिना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हुए केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा, वोल्टेज भी उत्पन्न होगा। तो हम ये कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन होने से करंट पैदा कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन करके आप करंट को उत्पन्न कर सकते हो। आप केमिकल रिएक्शन होगी और किसी भी सॉल्यूशन में करंट फ्लो होगा आपका, या आप उल्टा कह रहे हैं कि करंट फ्लो करवा के हम केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये दोनों बात ही पढ़नी है हमें कि वैद्युत धारा प्रवाहित करके केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं या केमिकल रिएक्शन करवा के वैद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। दोनों के बारे में पढ़ना है। हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर केमिकल रिएक्शन होगी, उत्पाद भी बनेगा, लेकिन कितने अमाउंट में उत्पाद बनेगा इनके बारे में भी डिस्कस करना है। केमिकल रिएक्शन करने पर कितना करंट फ्लो होगा, कितना करंट उत्पन्न होगा, इनके बारे में भी हम कैलकुलेशन करेंगे। कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा, इनके बारे में भी पढ़ना है। हमारी जो बैटरीज होती हैं, आपने देखा होगा सेल होते हैं, उनमें बस कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक भरे होते हैं उनके अंदर सारा पूरा यौगिक से फुल होता है। उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं और धीरे धीरे वो हमें करंट प्रोवाइड करता रहता है। तो जो सेल्स के अंदर भी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो भी हमारे वैद्युत रसायन में आ जाएगा। तो धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे सबके बारे में। सबसे पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोड विभव, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले ये हमने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में सॉल्यूशन रख दिया हमने, ZnSO4 का सॉल्यूशन रख दिया। यहाँ पर जो जिंक और सल्फेट आयंस होंगे, दोनों का अमाउंट इक्वल अमाउंट में होगा। कहने का मतलब है जिंक जो भी होगा, जिंक आयन के फॉर्म में होगा, सल्फेट भी आयन के फॉर्म में होगा। Zn2+ फॉर्मूला होगा इस पे उपस्थित जिंक का। इसमें हमने एक जिंक का टुकड़ा डाल दिया, जिंक के रॉड डाल दिया, जिसे हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। जब डाल दोगे तो जिंक को ही जिंक के सॉल्यूशन में डिप करा है। ZnSO4 हो सकता है, ZnCl2, Zn नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, Zn हाइड्रोक्साइड, Zn को हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब Zn का इनका ही सॉल्ट होना चाहिए। डिप करने के बाद आधे घंटे के बाद हम देखते हैं कि ये जो जिंक है मेल्ट होना शुरू कर देता है। जितना डूबा हुआ होता है वो मेल्ट हो जाता है। ये पाइस जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन बाहर निकल जाता है, बाहर गायब हो जाता है। ये गायब होकर कहीं जाता नहीं है, ये सॉल्यूशन में ही आता रहता है। ये इस वाले मेटल का जो फॉर्मूला है Zn, सिर्फ Zn, और यहाँ पे जो Zn उपस्थित है वो Zn2+ है। ये जो मेटल धीरे धीरे आधे घंटे के बाद मेटल सॉल्यूशन में आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि जो Zn है कन्वर्ट हो गया Zn2+ में। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ कि Zn कन्वर्ट हो रहा है हमारा Zn2+ में। हम सबको पता है कि Zn2+ में तभी कन्वर्ट होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए होंगे। तो Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। आप ये देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, आवेश 0 था, यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं था, आवेश बढ़ गया है Zn पर। जब आवेश बढ़ता है या इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीकरण की रिएक्शन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं। तो जिंक को जैसे ही जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो आधे 1 घंटे के उसके धीरे धीरे ऑक्सीकरण होना शुरू हो जाता है और आधे घंटे के बाद जितना पोर्शन डूबा होता है कुछ उसका पार्ट गल जाता है, मेल्ट हो जाता है, वो हम देख सकते हैं। ये एक फिनोमेना है। आगे पढ़ते हैं। Zn2+ सॉल्यूशन में आ गया। ये जो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे रह जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 नेगेटिव साइन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो
इलेक्ट्रोड जिसे हम कह रहे हैं जो Zn है, Zn पर चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सॉल्यूशन में Zn2 प्लस की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले Zn2 प्लस और SO4 दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, दोनों इक्वल अमाउंट में थे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, जिसका 2 प्लस 2 माइनस बैलेंस कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे Zn जब Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ तो सॉल्यूशन में Zn2 प्लस की मात्रा बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो रॉड है जिसे इलेक्ट्रोड कह रहे हैं ये नेगेटिव हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। एक एटम से दो नेगेटिव चार्ज आया, दो पॉजिटिव चार्ज आएगा। लाखों एटम्स होते हैं, हमें पता है कि इस मेटल्स के अंदर करोड़ों एटम्स होते हैं। अगर 1 लाख एटम्स कन्वर्ट हो रहा है तो 1 लाख से 2 लाख इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, 2 लाख पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे उत्पन्न होंगे। बहुत ही संख्याओं में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी समझ में आएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। इस बार हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और कॉपर को ही डिप कर दिया इसके अंदर, कॉपर को डुबो दिया, कॉपर के रॉड को। यहाँ पे जिसका फॉर्मूला Cu है और यहाँ पर कॉपर का जो फॉर्मूला होगा Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, दोनों बराबर अमाउंट में होंगे। इसका 2 प्लस और इसका 2 माइनस, एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे, सॉल्यूशन न्यूट्रल बना रहेगा। फिर से आधे 1 घंटे के बाद हम देखते हैं, अवलोकन करेंगे, फिनोमिना होगा हमारा कि इस फिनोमिना में हम देखेंगे कि इस कॉपर की जो छड़ होती है ये मोटी पड़ जाती है। ये कॉपर की छड़ मोटी होने का मतलब ये है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कॉपर इकट्ठा हो जाता है, इसके ऊपर मोटा हो गया, मतलब इसके ऊपर एक्स्ट्रा, ये जो कॉपर की छड़ थी इसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉपर इकट्ठा हो गया, कहीं उड़ के नहीं आया है, ये सॉल्यूशन में ही ये जो Cu+2+ था ये इसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। लेकिन Cu2+ इसके चारों ओर तभी इकट्ठा होगा जब ये कन्वर्ट हो जाए Cu में। तो यहाँ पर क्या होता है, Cu2+ कन्वर्ट हो जाता है Cu में, कन्वर्ट होता रहता है, Cu2+ Cu में कन्वर्ट होता रहता है और इसी के ऊपर जमता रहता है। तो ये जो सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में Cu फॉर्मूला होता है, और ये आयन स्टेट में था, आयन स्टेट किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता जाता है। तो C2+ का इसमें कन्वर्ट तभी हो सकता है जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से, कहीं से हवा से नहीं आने वाले हैं। ये जो मेटल है ना कॉपर का, ये जो रॉड डाली थी इसके अंदर, ये मेटल ही अब 2 इलेक्ट्रॉन इस Cu2+ को देगा, मतलब ये इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के सॉल्यूशन में चले जाते हैं और सॉल्यूशन में ये जो Cu2+ होता है वो उस 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu में कन्वर्ट हो जाता है और इसके चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। तो इस वाले मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। जब किसी मेटल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑब्वियसली। तो हमने देखा यहाँ पे कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बात आ गई सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में पहले Cu2+ और SO4- बराबर अमाउंट में थे, मतलब दोनों, इसका 2 प्लस इसका 2 माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे, सॉल्यूशन न्यूट्रल था। लेकिन Cu2+ की कमी होती जाएगी धीरे धीरे, और इसकी कमी होने का मतलब इसका मात्रा बढ़ती जाएगी, नेगेटिव मतलब चार्ज बढ़ता जाएगा, नेगेटिव पार्ट बढ़ता जाएगा, तो सॉल्यूशन में SO4 का कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता बढ़ती जाएगी और सॉल्यूशन आपका नेगेटिव हो जाएगा। वही बात हो गई, यहाँ पर एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया और सॉल्यूशन में 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। 1 लाख अगर एटम टूटेंगे, 1 लाख अगर आयन कॉपर में एटम में कन्वर्ट होगा, कॉपर में कन्वर्ट होगा, तो उससे 2 लाख इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, 2 लाख नेगेटिव चार्ज आएंगे, इसमें 2 लाख पॉजिटिव चार्ज हैं। बहुत ही करोड़ों की संख्याओं में ये चार्ज इकट्ठा होते हैं, बहुत ज्यादा ही इकट्ठे चार्ज होते हैं टाइम दिया जाए तो। जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करने पर नेगेटिव चार्ज आया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करने पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो हमने देखा जब किसी धातु को उसी के लवण में डुबोया जाता है, धातु को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो उस पर या नेगेटिव चार्ज आता है या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के कारण इनमें जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीकरण हुआ, बट यहाँ पर इस 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, ये जो अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन। इस पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम अपचयन विभव भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो विभव उत्पन्न हुआ उसे हम ऑक्सीकरण विभव भी कह सकते हैं, ऑक्सीकरण विभव है, और इस पर आने वाले विभव को अपचयन विभव भी कह सकते हैं। एक और नाम से जान सकते हैं हम इसे ऋण विभव मतलब नेगेटिव पोटेंशियल, इसे धन विभव मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, जब किसी धातु की छड़ को उसी के धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, मतलब Zn हो और Zn का ही विलयन हो, तो जब किसी धातु को
की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, जिससे कि उस पर धन या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसी को इलेक्ट्रॉड विभव कहते हैं। जो ऋणावेश उत्पन्न हुआ या धनावेश उत्पन्न हुआ तो इससे जो विभव उत्पन्न होता है, जो विभव बनता है, उस विभव को, जो पोटेंशियल डेवलप होता है, वोल्टेज डेवलप होता है, उससे इलेक्ट्रॉड विभव कहते हैं। अपचयन क्रिया से उत्पन्न विभव को अपचयन विभव, यहाँ पे जो अपचयन क्रिया हुई, अपचयन क्रिया से जो विभव उत्पन्न हुआ उसे अपचयन विभव, और यहाँ पे जो ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण से जो विभव उत्पन्न हुआ उसे हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो ऋण विभव, और इसे पॉजिटिव विभव भी कह सकते हैं। एक और टर्म आता है आपका मानक इलेक्ट्रॉड विभव। मानक का मतलब समझ लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर, मतलब दाब, और जो भी विलयन है, सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन का विलयन की जो सांद्रता होगी 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन। तब ये जो तीनों कंडीशन होती हैं मानक कंडीशन कहलाती हैं, मानक स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाएंगी। हमने क्या करा, इस बार सॉल्यूशन तो लिया है जिंक का, लेकिन सॉल्यूशन की जो सांद्रता रख दी है हमने, ZnSO4 की जो सॉल्यूशन की सांद्रता है 1 मोलर सांद्रता हमने रखी है। इसमें हमने जिंक को तो डुबोया है, लेकिन जो आसपास का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस रखा है। वायुमंडल, जो इसके आसपास का वायुमंडल है, इसके ऊपर का वायुमंडल, वहां का जो दाब है वो 1 atm हमने रखा है, जिससे इस पर जो भी वोल्टेज उत्पन्न होगा ये कुछ देर के बाद ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाने के बाद इस वही पुरानी फिनोमेना होगा जो यहाँ पे हुआ था। मेल्ट हो जाने के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर नेगेटिव चार्ज की वजह से जो वोल्टेज उत्पन्न होगा उसे हम इस इलेक्ट्रॉड विभव तो कहेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में भी है, मानक कंडीशन में भी है, इस कारण हम इसे मानक इलेक्ट्रॉड विभव भी कहेंगे। तो ये कि आपका जो विभव कहलाएगा वो हमारा मानक इलेक्ट्रॉड विभव कहलाएगा। तो मानक इलेक्ट्रॉड विभव का मतलब समझ में आ गया होगा कि जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर विलयन में, जब किसी धातु की छड़ को उसी के 1 मोलर विलयन के लवण में 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm दाब पर डुबाया जाता है तो उस पर जो भी विभव उत्पन्न होता है उस विभव को हम मानक इलेक्ट्रॉड विभव कहते हैं।